अगला पॉइंट है आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। ये भी वान डेर वाल आकर्षण बल के अंतर्गत नहीं आता है। जब भी हम किसी आयनिक क्रिस्टल को एक ध्रुवीय विलायक में घोलते हैं, जैसा एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है NaCl आयनिक यौगिक है और उसे ध्रुवीय विलायक जल में घोला जाता है। तो NaCl पहले अपघटित होता है Na+ और Cl- में, और जो जल के अणु हैं वो भी ध्रुवीय अवस्था में होते हैं। तो जल के अणुओं में द्विध्रुव उत्पन्न होता है, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश। तो Na+ और Cl- के विघटित होने के बाद Na+ के चारों तरफ जल के अणु का जो ऋण ध्रुव है वह आकर्षित हो जाता है, और जो क्लोराइड आयन है उसके चारों तरफ जल के अणु का जो धन भाग है वह आकर्षित रहता है। तो इस प्रकार से ये जलयोजित होकर के घुल जाते हैं। तो ये जलयोजन या इस प्रकार से जल के अणु का जो जुड़ना है आयनों के साथ वो एक आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। तो इनके मध्य भी एक अन्योन्य क्रिया होती है, धन और ऋण आवेश विपरीत आवेश के कारण ये आपस में जुड़े होते हैं। तो किसी भी ध्रुवीय अणु और किसी आयन के मध्य जो क्रियाशील बल होता है उसे हम कहते हैं आयन द्विध्रुव बल। तो यहाँ पर ध्रुवीय अणु जल है और आयन जब NaCl विघटित होता है तो Na+ और Cl- में विघटित हुआ, तो यहाँ पर आयन और द्विध्रुव अणु के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है। अगर हम NaF की बात करते हैं और उसे जल में घोलते हैं तो वो भी दो प्रकार से जुड़ सकते हैं। जैसे यदि Na+ जब जल के अणुओं से घिरता है तो OH2 होल X के रूप में इसे हम लिख सकते हैं, और FH2O होल Y के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर F चूँकि निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, और Na पॉजिटिव है तो ये जब जल के अणु के साथ जुड़ता है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो दोनों में ही जो जल के अणु हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो NaCl हो चाहे NaF हो, दोनों ही यहाँ पर एक आयन विघटित करने वाले आयनिक यौगिक होते हैं, दोनों ही यहाँ पर आयनिक यौगिक होते हैं। और जल में घोलने पर ये जो विपरीत आयन है वो अपने अपने विपरीत आवेश वाले जो ध्रुवीय अणु हैं उनके साथ ये जुड़ने लगते हैं। अब हम जो हाइड्रोजन बंध है उसके बारे में जानेंगे। हाइड्रोजन बंध एक विशेष प्रकार का द्विध्रुव आकर्षण बल ही है। हाइड्रोजन बंध बनाने वाले जो परमाणु होते हैं वे सभी परमाणु हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं। यहाँ पे कुछ शर्तें होती हैं। एक तो हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए, और दूसरा जो परमाणु है वो उच्च ऋण विद्युतीय होने चाहिए और आकार में बहुत छोटे होने चाहिए। तो आवर्त सारणी में 3 ऐसे तत्व हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इनमें हाइड्रोजन बंध बनाने की शक्ति होती है। तो हाइड्रोजन बंध की जो ऊर्जा होती है वो 10 से 100 किलो जूल प्रति मोल के बीच की होती है। तो ज़्यादातर जो यौगिक हैं जैसे कि प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, इन सभी में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और जो प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल के गुणों का निर्धारण भी हाइड्रोजन बंध के द्वारा किया जाता है कई बार। और कई सारे ऐसे यौगिक हैं जिनमें भौतिक अवस्था का निर्धारण, क्वथनांक, गलनांक, ये सारी चीज़ों का निर्धारण भी हाइड्रोजन बंध के द्वारा होता है। तो जब हम बात करते हैं HF अणु की, तो H और F के मध्य एक सहसंयोजक बंध बना है। H का एक इलेक्ट्रॉन और F का एक इलेक्ट्रॉन, इसके मध्य एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। F H की तुलना में बहुत अधिक ऋण विद्युतीय है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी ओर खींचता है तो F के ऊपर आंशिक ऋणावेश और H के ऊपर आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है। अब HF का एक और अणु हम लेते हैं HF, तो वहाँ भी HF में H के ऊपर आंशिक धनावेश और F के ऊपर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर जो F के ऊपर आंशिक ऋणावेश है और H के ऊपर जो आंशिक धनावेश है, इनके मध्य एक टूटी हुई रेखा दिखाई दे रही है। ये जो टूटी हुई रेखा है यहाँ पर यह हाइड्रोजन बंध को दर्शाती है। वास्तव में ये द्विध्रुव आकर्षण बल ही है, लेकिन विशेष तरह का आकर्षण बल है, और वह इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन बंध बनाने की शक्ति सभी परमाणुओं में नहीं होती है। केवल जिनका आकार छोटा है और जिनकी ऋण विद्युतता का मान बहुत अधिक है वे परमाणु ही हाइड्रोजन बंध बना पाते हैं। तो ये द्विध्रुव आकर्षण बल के अंतर्गत ही आते हैं। तो हाइड्रोजन बंध का जो सामर्थ्य होता है वो डिपेंड करता है उस अणु की विद्युत ऋणता पर
और दूसरे अणु पर जो धनावेश है हाइड्रोजन पर उत्पन्न हुआ है, उनके मध्य जो आकर्षण बल है उस पर यह निर्भर करता है। हाइड्रोजन बंध को हमने देखा कि इसे एक टूटी हुई रेखा से दर्शाया जा रहा है, और जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे भौतिक गुण जो हैं किसी पदार्थ के, वो इस पर निर्भर करते हैं। जैसे एक प्रश्न बनता है कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, तो H2O द्रव क्यों है? क्योंकि H2O के जितने भी अणु हैं उनके मध्य अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण जो जल के अणु हैं वो संगुणित अवस्था में रहते हैं और इस वजह से ये द्रव अवस्था में होते हैं। वहीं उसी परिवार का जो ऑक्सीजन के बाद का सदस्य है सल्फर, उसमें हाइड्रोजन बंध बनाने की शक्ति नहीं होती है क्योंकि सल्फर का आकार ऑक्सीजन से अधिक होता है। तो इस वजह से H2S गैसियस फॉर्म में होता है। यदि हम बात करते हैं HF की और HCl की, तो HF द्रव रूप में होता है जबकि HCl गैस रूप में होता है। तो Cl में भी हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता नहीं होती है क्योंकि F की तुलना में Cl का आकार बड़ा होता है। तो HF में हाइड्रोजन बंध है, जैसा कि हमने देखा HF में HF और HF के मध्य एक द्विध्रुव आकर्षण बल विशेष तरह का कार्य करता है जिसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो यहाँ पर भी HF के कई सारे अणु आपस में संगुणित हो गए और संगुणित होकर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि HCl गैस रूप में पाया जाता है क्योंकि HCl के Cl में हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता नहीं होती है। यदि क्वथनांक की बात करते हैं तो जल का क्वथनांक उच्च होता है, अल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और यदि वाष्पन ऊष्मा की बात करते हैं तो जिसके लिए क्वथनांक का मान ज़्यादा है, तो ये समझेंगे कि वाष्पन ऊष्मा का मान भी वहाँ पे ज़्यादा होगा क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तभी वो वाष्प में परिवर्तित होगा। यदि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा देर तक उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा तभी वो वाष्पीकृत होगा, तो फिर वाष्पन ऊष्मा का मान भी बढ़ता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हाइड्रोजन बंध से संबंधित है और कई सारे यौगिक हैं जिनके भौतिक गुणों का निर्धारण हम हाइड्रोजन बंध की सहायता से कर पाते हैं। अणुओं के मध्य आकर्षण बल की बात करने के बाद अब हमें ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि जब हम ठोस, द्रव, गैस, तीन अलग अलग अवस्थाओं की बात करते हैं, अणुओं के मध्य आकर्षण बल की बात करते हैं, तो ऊष्मीय ऊर्जा को भी जानना आवश्यक है। तो ऐसी ऊर्जा जो परमाणुओं और अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होती है उसे हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है तो ऊष्मीय ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा। ऊष्मीय ऊर्जा का मान तापमान के समानुपाती होता है। तो जो ऊष्मीय ऊर्जा का मान होता है वो किसी पदार्थ के जितने भी अणु होते हैं उनकी औसत गतिज ऊर्जा की माप कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अणुओं के बीच की जो गति है वो भी बढ़ती जाती है। तो किसी भी पदार्थ में जितने भी अणु हैं उन सब के औसत गतिज ऊर्जा की माप को हम ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में कह सकते हैं। और अंतराणुक आकर्षण बल और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों के मध्य जो रिलेशन है वो किस तरह से किसी पदार्थ की अवस्था को प्रभावित करता है, इसे जानना बहुत आवश्यक है। अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण हमने देखा कि अणुओं के मध्य की जो दूरी है वो कम होती है, अणु पास पास रहते हैं, और जैसे जैसे ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ता है अणुओं के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जाती है, अणु दूर दूर हो जाते हैं। तो जब हम ठोस अवस्था और द्रव अवस्था की कल्पना करते हैं या ठोस और द्रव के अणुओं के बारे में सोचते हैं, तो जब उनके मध्य का आकर्षण बल अधिक है, ऊष्मीय ऊर्जा का मान कम है, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, तभी ठोस और द्रव की कल्पना या ठोस और द्रव का प्रकृति में जो अस्तित्व है वो देखने को मिलता है। क्योंकि जो अन्योन्य क्रिया है अणुओं के मध्य की और ऊष्मीय ऊर्जा है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को संतुलित किए हुए हैं और ठोस और द्रव अवस्था उसी का परिणाम होता है। और द्रव अवस्था को जब ठोस में बदला जाता है तो तापमान कम किया जाता है, और जब ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में लाया जाता है तो तापमान बढ़ाया जाता है। और जैसे जैसे हम देखते हैं कि जो ठोस अवस्था है उसको गर्म करते हैं तो उसके अणु एक दूसरे से दूर होने लगते हैं।
तो आकर्षण बल के मान में कमी होगी। जब द्रव को और ठंडा किया जाता है तो उसके अणु एक दूसरे के पास आने लगते हैं और ये जो द्रव है वो धीरे धीरे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगती है। जब हम गैसों के द्रवित होने की बात करते हैं, गैस का द्रवित होना अर्थात गैस को पहले हम क्या करेंगे, ठंडा करते हैं। तो टेम्परेचर जैसे जैसे कम करते हैं तो एक निश्चित तापमान होता है जिसके ऊपर वो जो गैस है वो द्रवित नहीं हो सकती है, चाहे कितना भी अधिक उस पर दाब लगाया जाए। तो दाब बढ़ाने पर गैसें द्रवित होती हैं, लेकिन प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है जिसके ऊपर वो गैस द्रवित नहीं हो पाती है। तो चाहे कितना भी ज़्यादा दाब लगा दिया जाए वो गैस वहाँ पर द्रवित नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार का जो टेम्परेचर है गैस के लिए, जो विशेष टेम्परेचर है, इसे हम कहते हैं क्रांतिक ताप। तो गैसों को केवल संपीड़न के द्वारा ही हम द्रवित नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि गैस के अणुओं के मध्य की जो दूरी है वो बहुत अधिक होती है, उसे संपीड़ित किया जा सकता है, लेकिन केवल संपीड़न के द्वारा ही उसको द्रवित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करेंगे, तापमान कम करने पर उसके जो अणु हैं वो एक दूसरे के पास पास आते हैं। तो जब वो अणु पास पास आते हैं, अंतरण का आकर्षण बल का मान बढ़ता है। तो तापमान कम करके या ऊष्मीय ऊर्जा के मान को कम करके भी हम उसे संपीड़ित कर सकते हैं। तो गैसों को आसानी से द्रवित करने के लिए भी ऊष्मीय ऊर्जा के मान को कम करना आवश्यक है, केवल संपीड़न करना आवश्यक नहीं है। यहाँ हम दो अलग अलग प्रकार के गुणों की बात करते हैं, एक अंतराण्विक आकर्षण बल और ऊष्मीय ऊर्जा, और दोनों को हम देखेंगे कि ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे अंतराण्विक आकर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे अवस्था जो है गैस, द्रव और ठोस, तो गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है, जबकि द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल गैस की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। और ठोस के अणु में हम देखते हैं कि जितने भी ठोस के अणु होते हैं वो बहुत क्रमबद्ध रूप से एक दूसरे से बहुत अच्छे से आकर्षित अवस्था में रहते हैं। तो अंतराण्विक आकर्षण बल के बढ़ने का क्रम ये होगा जिसमें कि गैस, फिर द्रव और ठोस। दूसरा, ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा के मान के बढ़ने के साथ साथ जो अवस्था है वो भी परिवर्तित होती है। जैसे यदि ठोस के लिए ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ाया जाएगा तो ठोस से द्रव अवस्था आती है, और द्रव में जैसे जैसे ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ाया जाएगा तो द्रव से वो गैस अवस्था में परिवर्तित होती है। तो ऊष्मीय ऊर्जा का इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ठोस, उसके बाद द्रव और फिर गैस। तो जैसे जैसे ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है, अणुओं के मध्य का जो आकर्षण बल है वो कम होता जाएगा, अवस्था ठोस से गैस की ओर परिवर्तित होने लगती है।